मित्रों, कई लोग ये सोच रहे हैं कि दिवाली वेकेशन में हमें आराम से पढ़ाई का टाइम मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर केस में वो बस हवाई किले बना रहे हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार मित्रों। दिवाली वेकेशन में जमकर करेंगे पढ़ाई, लेकिन ज़्यादातर केस में आप जानते हैं कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना, होना कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं आप सबको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दिवाली वेकेशन का कैसे सदुपयोग करें, कौन से टॉपिक चैप्टर्स खत्म किए जाए, इसका एक स्टडी प्लान बताना चाहता हूँ। देखिए, इसमें कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, मीठी मीठी बातें नहीं, शेरो शायरी मुझसे होती नहीं है। हार्डकोर ये बुक के ये चैप्टर्स खत्म करने, ऐसी कोचिंग मुक्त मैं आपको स्टडी प्लान बताऊंगा। गुजरात यूनिवर्सिटी ने 21 दिन का वेकेशन अनाउंस किया है। मतलब कितने, 3 हफ्ते हुए। हालांकि दूसरे स्टेट में हो सकता है कि थोड़ा कम वेकेशन दिया जाता हो, बट इन आइदर केस ये जो भी 2-3 वीक्स हमको खाली मिलते हैं कॉलेज स्टूडेंट को, वर्किंग प्रोफेशनल एक आध हफ्ता जो आपको खाली मिले, तो कुछ सदुपयोग होना चाहिए। अब ऐसा जो भी स्टडी प्लान है तो वो प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए, क्वांटिफाइबल होना चाहिए। इतने दिन में इतनी मेरी पढ़ाई खत्म होगी। अब अगर कोई ये कहे कि देखो अभी अक्टूबर तो आधा हो गया और मैं नवंबर में कैट एग्ज़ाम देना है, स्टेट सर्विस देना है, कुछ भी नहीं पढ़ा और सब कुछ ख़त्म कर लूँगा, तो ये सब इम्प्रैक्टिकेबल बात है, व्यावहारिक नहीं है। पूरा ऑप्शनल ख़त्म कर दूंगा, जीएस का कोई एक पूरा सब्जेक्ट प्रीलिम और मेंस के लिए ख़त्म कर दूंगा, बेतुकी बात है। 21 दिन के वेकेशन में क्या हो सकता है? एक या दो जीएस सब्जेक्ट की फाउंडेशन हो सकती है, एप्टीट्यूड की फाउंडेशन हो सकती है। 25 दिन में पैसा डबल नहीं हो सकता। दिल बहलाने के लिए क्रैश कोर्स और बहुत कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम पास करने के लिए जितनी आपको चाहिए मेहनत, वो तो नहीं हो सकती। तो प्रैक्टिकल हम बात करेंगे, या तो एप्टीट्यूड या जीएस के एक दो सब्जेक्ट का फाउंडेशन कैसे ख़त्म हो, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करें। इसमें भी अलग अलग टारगेट ऑडियंस की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। जो कॉलेज में अभी तक कैरियर उसने डिसाइड नहीं किया, जो कॉलेज में और सरकारी नौकरी की चाहत रखता है, जो यूपीएससी के रिपीटर्स हैं, जो अप्रैल से नवंबर, नवंबर से अप्रैल के ब्लॉक में आईएएस के अलावा वाली ये स्टेट सर्विस, एसएससी, बैंक वगैरह परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं, और कुछ वर्किंग प्रोफेशनल जिनकी अपनी अलग प्रायोरिटीज़ हैं। तो इन सब के लिए मैंने अलग अलग प्लान्स बनाए। आप नीचे टाइम स्टैम्प होगा वीडियो के अंदर, उसको क्लिक करके अपने हिसाब से देख लेना। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा खुशखबर आप सबको, कि दिवाली गिफ्ट्स आप जीत सकते हैं। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो और उसके अंदर एक बटन है, व्हील को स्पिन करो और चक्का घूमेगा और आपका नसीब उस हिसाब से मैकबुक, आईफोन 16, एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल, स्मार्ट वॉच और डिस्काउंट कूपन कोड से लेके बहुत कुछ जीत सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, और फ़ायदा उठाइए। सबसे पहले मैं बात करूं ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स जिनका अभी तक कुछ उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया करियर में, जीवन में क्या करना है। वो लक्ष्य मूवी के मैं ऐसा क्यों टाइप का उनका है। अब उनको दिवाली की क्या सलाह दे? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, भाई तुम कैरियर डिसाइड करो, लक्ष्य तय करो, जीवन में करना क्या है। कुल मिला के 4 ही चीज़ हो सकती है। एक तो सरकारी नौकरी, जिसके अंदर बैंक, डिफेंस सब कुछ मैं गिन लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन है आप प्राइवेट जॉब्स में जाओ, उसका एमबीए, पीजी वगैरह कुछ करना है, या सीधा एक कैंपस प्लेसमेंट में बैठना है। तीसरा खुद का बिजनेस या फ्रीलांस करो। कोई कहे मेरे को टिकटॉकर बनना है, क्रिकेटर बनना है, बॉलीवुड फैशन में जा, तो वो सब भी फ्रीलांसर के अंदर ही आ गया। या चौथा एकेडमिक्स, टीचिंग, रिसर्च या साइंटिस्ट बनना है। ये 4 में से कोई एक काम हो सकता है। अब कुल मिलाकर जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें कुछ ऐसी होती हैं जो जीएस हैवी हैं और कुछ ऐसी हैं जो एप्टीट्यूड हैवी है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग वगैरह पे कमांड ज़्यादा चाहिए, जैसे बैंक स्टाफ सिलेक्शन, जीमेट, कैट, सीडीएस, एपकैट वगैरह ऐसी परीक्षाएं। और दूसरी जात की परीक्षा जहाँ पर जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह पे ज़्यादा कमांड चाहिए, तो आईएएस, सीएपीएफ, स्टेट सर्विस एग्जाम उसके कुछ उदाहरण हैं। एक तीसरा भी सब टाइप पड़ेगा एकेडमिक, जैसे यूजीसी, सीएसआईआर वगैरह की परीक्षा है, कि जहाँ पर उनके सब्जेक्ट का ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। दूसरा कि ये जो नवंबर से लेके अप्रैल का ब्लॉक चलता है, इसमें बहुत सारी एग्ज़ाम्स आती हैं। बैंक स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, सीडीएस एग्ज़ाम, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर के लिए, स्टाफ सिलेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी और सी की जॉब्स के लिए। अब इन सभी परीक्षाओं में कॉमन थीम क्या रहता है कि एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह काफ़ी ज़रूरी है। तो भले आप उस तरफ कैट वगैरह सोच रहे हैं, जीमेट और विदेश जाना है, या इस तरफ सोच रहे हैं ये सब एग्ज़ाम्स देनी है, तो आपका भले कैरियर अनडिसाइडेड हो, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि आप कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको परेशान करेगा। तब कॉलेज के अंदर और समय का, दिवाली वेकेशन का सदुपयोग मेरे हिसाब से इसमें आप कर सकते हैं। जीएस की भी मैं बात करूंगा आगे, लेकिन जीएस के चक्कर में बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं और ये मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पे कोई बात नहीं कर रहा है।
तो मैं पहले इससे शुरुआत करूँगा। आपको ये नहीं जानना और सीधा जीएस का जानना है तो टाइम स्टैम्प में आप आगे बढ़ जाना। इधर भी सेम थिंग, कोई चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें नहीं, हार्डकोर में आपको किताब और उसमें कौन से चैप्टर करने हैं ये देखते हैं। अब कुछ लोग कहें तुम्हारी क्या हैसियत औकात या है कि तुम ये मैथ्स रीजनिंग का कुछ बोल सको। 2011 में, मतलब आज से करीब 13-14 साल पहले, मैंने कैट एग्ज़ाम दिया था 96 परसेंटाइल। तो मतलब आपको सलाह देने के अब मेरे पास तजुर्बा है। तजुर्बे से बात ये निकलती है कि मैथ्स के नाम पे टाइम वेस्ट मत करो। इन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। स्पीड मैथ्स, वैदिक मैथ्स, ये सब ऐसे रैंडम वीडियो, किताबें, कोर्सेज, बुक, शकुंतला देवी हमको नहीं बनना है। खुद कैट में स्कोर बना है और मैं आपको कहना चाहूँगा ये कुछ रियल एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं। आपको करना क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल याद होने चाहिए, गुणाकार के 2 से लेके 19, 23 और 25 के, और डिवीजन भागाकार के रूल पता होने चाहिए 9 से, 11 से और 5 से। इसका मैं आपको कारण बताऊं, मैं ये वैदिक मैथ्स और स्पीड मैथ्स पे टाइम क्यों वेस्ट नहीं करने की, क्योंकि मुझे खुद वो टाइम वेस्ट करने का तजुर्बा हो गया। देखिए, ये वैदिक मैथ्स, स्पीड मैथ्स वगैरह में तकलीफ क्या है। 13 से डिवीजन की अलग ट्रिक, 19 से डिवीजन की अलग ट्रिक, 23 से अलग ट्रिक, इसका मल्टीप्लिकेशन का ये ट्रिक। असल परीक्षा में आप समझो कोई गणित का दाखला आया तो उसमें कहाँ सीन बनेगा कि 19 का करना है, 13 का करना है। बहुत कम ऐसी सिचुएशन बनती है। और वो सब के ऐसे रूल्स याद रखने के चक्कर में जो बेसिक हमको याद रखना है, स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस एंड वगैरह जितनी फार्मूला है, वो सब रह जाती है। अब सीधा भागाकार कर दो तो भी जल्दी काम हो जाए, कंपेयर टू इसके कि मैं इसका क्या सोचने बैठूँ अभी। ठीक है, कुछ जगह उपयोगी है कि 11 से गुणाकार करना है, बीच में एक प्लेस में लिख देते हैं, 5 से हो तो ये करना है। एट सम प्लेस इज यूजफुल, अदरवाइज आप अगर अपने 20 दिन इसी में बिगाड़ने वाले हैं तो मैं आपको कहना चाहूँ इससे आप अपने दोस्तों को इंप्रेस कर सकते हैं, रियल एग्जाम में उससे कोई बहुत असल ज़िंदगी की फ़ायदा है नहीं। हाँ, तो सीधे अभी हम बात करते हैं मैथ्स। देखिए, मैथ्स के अंदर दिवाली में सदुपयोग करना है बहुत सारी किताबें। मेरे हिसाब से जो अच्छी किताब है, क्वांटम कैट बाय सर्वेश कुमार वर्मा। बाकी भी एग्जाम में काफ़ी उपयोगी है, इंक्लूडिंग फॉर ISC सेट ऑल्सो। पुरानी एडिशन सेकंड हैंड में ले लो, सस्ती मिले तो भी चले, कोई इसकी लोड नहीं है। इसके चैप्टर्स का ब्रेकअप क्या होता है कि शुरुआत में उसने एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाए होंगे और ट्रिक सिखाई होगी, फिर इंट्रोडक्टरी बेसिक एक्सरसाइज होगी, फिर लेवल 1 के सम्स, लेवल 2 के, लेवल 3 के। आपको टारगेट क्या करना है कि ये जो सॉल्व सम है, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज और लेवल 1, इतना करना है। लेवल 2 और 3 का अभी से लोड मत लो, वो बात की बात है, कैट या कुछ सोच रहे हो तो। अब इसके अंदर भी कुल मिलाकर 20-22 चैप्टर होंगे। सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी सभी एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर में जो चैप्टर्स मार्क किए हैं उसे आप ख़त्म करें, वीडियो पॉज करके आप देख लेना। बेसिकली एवरेजेस, एलिगेशंस, मतलब पानी में इतना दारू मिलाया, दूध में इतना पानी मिलाया तो क्या होगा एवरेज प्राइस वगैरह, ऐसी सब बातें उसमें हो। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, स्पीड टाइम डिस्टेंस वर्क, मैंचुरेशन, मतलब ये एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, ये सब बातें, ये सब आप करें। थियोरी ऑफ इक्वेशन इसको इग्नोर करो। सेट थियोरी, वो विन डायग्राम वगैरह, हाँ वो काम का है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये काम की। तो पहले ये ग्रीन वाले चैप्टर आप करें। जो रेड वाले मैंने चैप्टर मार्क किए, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, वो साइन कॉस टेन, वो ऐसी चीज़ें हैं वो आपको परेशान करे जैसे CDS एग्ज़ाम में, SSC एग्ज़ाम में, कैट एग्ज़ाम में। उसी तरह ज्योमेट्री, मतलब जो टिपिकल आता है कि ये जैसे वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पैरेललोग्राम है, चतुष्कोण, उसका ये बाजू का इतना नाप है, तो वो सारी चीज़ें अपने नॉर्मल सब एग्जाम में कम आते, पर ये CDS कैट वगैरह में आपको ज़्यादा परेशान करे। उसी तरह ये जो एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा, पेन कलर चेंज कर लूँ, एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा, थियरी ऑफ इक्वेशन, ये भी ऐसी चीज़ सब जगह काम की नहीं। लॉगरिदम और फंक्शन ग्राफ तो आप इग्नोर करो तो भी चले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ऐसी चीज़ें खास पूछते नहीं सब परीक्षाओं में। तो रेड कलर में जो चैप्टर मैंने मार्क किए वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मतलब कि ये जो एग्ज़ाम है CDS, कैट, इंजीनियरिंग सर्विस, SSC वगैरह में PYQ के हिसाब से कितना करना चाहिए, वरना छोड़ो इसको। उसके बाद लास्ट में ये जो वाइट कलर के चैप्टर हैं, अब जैसे वाइट कलर में मैंने लिखा है, जो अभी मैं येलो में मार्क करूँ, नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम का हिसाब ऐसा है, उसमें हमको बेसिक पता हुआ LCM, HCF, ये 3 घंटियाँ एक बार ये टाइम पे बजी, फिर ये इतना सेकंड पे बजता है, ये इतना टाइल्स बिछाना है, उस टाइप का बेसिक पता होना चाहिए। उसके बियॉन्ड जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो CSET में पूछी जाती है, असल में उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत मुझे कम दिखता है। तो बियॉन्ड अ पॉइंट नॉट वेरी हेल्पफुल आई फाइंड इट। आपकी मर्जी, आप कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसी तरह ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, बैंक की परीक्षा में ज़्यादा उपयोगी है, IAS वगैरह में तो कम पूछते हैं।
तो और ये सीक्वेंस सीरीज और प्रोग्रेशन, मतलब वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, बीच में ऐसा एक ज़माना चला बहुत पूछते थे, आजकल मुझे थोड़े कम दिखते हैं ये सवाल। तो दिस इज़ द सीन, वीडियो पॉज करके आप उसको देखना। तो पहले ये सारे चैप्टर्स के सारे जो सम्स हैं, सॉल्व सम, उसको खुद से गिनो, उसने तो गिन के दिखाए, फिर इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज और फिर लेवल 1। हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है। उसी तरह गणित को देख के नहीं, गिन के सीखा जाता है, वरना असल परीक्षा में पेन और दिमाग चलेगा ही नहीं कि कौन सा फॉर्मूला और स्टेप डालना है। मित्रों, ये जो गणित है वो ऐसा, मतलब ऊपर ऊपर से देख लेंगे, स्टोरी बुक नहीं है, आपको पेन पेपर लेके गिनना है, एक डायरी बनानी है कि मुझसे क्या गलती हुई थी, ताकि भविष्य में उन गलतियों से आप बचे। और अगर कैट एग्जाम को वो कर रहे हो टारगेट, तो इस पे ये बुक को 2 बार गिनना चाहिए, इसको और एक वो जो भी अरुण कुमार है तो उनका आप गिने, फिर वापस इसको गिने, फिर उसको वापस गिनो, तो आपकी स्ट्रेंथ बनती है। तो मैं बात कर रहा था ये बैंक, एसएससी, जीमेट, कैट वगैरह, इंक्लूडिंग सीसेट ऑल्सो, ये तो आपको सब करना पड़ेगा। तो मैथ्स की तो मैंने बात करी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग में एक किताब है RS अग्रवाल, हावेवर आई डू नॉट रिकमेंड इट। बात क्या है, आप गूगल सर्च करो या यूट्यूब सर्च करो या अमेजोन सर्च करो, एल्गोरिदम काम कैसे करता है कि जो ऑलरेडी बहुत लोग खरीद चुके हैं वो उसको पहले प्रमोट करता है। लेकिन ये पुराने ज़माने में पुराने टॉपर्स रेकमेंड करते थे, अब तो ट्रेंड इतना बदल गया है, ऐसे सिंपल सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। वो ये सब कोडिंग डिकोडिंग से लो, वो मतलब एनालॉजी एंड सिमिलर एंड डिफरेंट। अब इसकी बुक में क्या इतनी जाड़ी किताब है, हर एक ऐसे सिंपल चैप्टर के उसके 300-400 दाखले दिए हैं। अब रियल लाइफ में आप कोई कोडिंग डिकोडिंग के 300 क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस के लिए भी आपको बाकी भी तो सब्जेक्ट करने हैं। तो ज़्यादा पढ़ने करके इतनी जाड़ी किताब है, जाड़ी किताबें बोल के जो भी 500 600 700 रुपये जा रहे हैं, बट व्हाट इज़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उतना तो हम गिन भी नहीं रहे। और इसमें बहुत सारे नए जात के जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उस पर खास चर्चा है ही नहीं, या टोटली मिसिंग है। तो RS अग्रवाल को आप इग्नोर करें, उसकी जगह मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक BS सीजवाली है, उसकी किताब देखिए, वो थोड़ी पतली है और उसमें ये जो नए जात के टॉपिक्स आते हैं, क्लॉक कैलेंडर से लेके बहुत कुछ उसके नए नए आपको ट्रिक्स बताए गए हैं। अच्छी बात क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिए, क्योंकि रियल लाइफ में अभी आप समझो रीजनिंग में कोई बहुत इतना ज़्यादा किताब प्रैक्टिस कोई करने वाला है नहीं। सो इट इज़ गुड इनफ फॉर स्टार्टिंग। इससे शुरू करें, इतना मास्टरी करें और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जो एग्ज़ाम को टारगेट करें उसमें आप घुसें। अब इसके अंदर भी सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चैप्टर मुझे काम के ज़्यादा लगते हैं, बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक कैलेंडर, डाइस, साइलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस टेस्ट एंड नॉन वर्बल। हालांकि नॉन वर्बल मेरे ख्याल से आजकल IAS में कम पूछा जाता है, बाकी में आप देख लेना कितना पूछ रहे हैं। नॉन वर्बल मतलब क्या कि डाइस का ये साइज है तो इस साइड पे क्या दिखता होगा, या ये आकृति में ये डॉट बाकी की आकृति में कहाँ जाए, ऐसा सब। उसके मुकाबले कुछ टॉपिक जिसका रिटर्न ऑन इसमें मुझे इतना ग्रेट नहीं लगता। अब जैसे सीक्वेंस सीरीज एंड मिसिंग नंबर, कि सपोज 2 है, फिर 4 है, फिर 19 है, फिर 15 है, तो अब नेक्स्ट पद क्या होगा, स्टेप क्या होगा। ये ऐसा है कि आपसे सॉल्व हो गया तो 30 सेकंड में हो गया, नहीं हुआ तो 5 मिनट इसमें वेस्ट होने। और ये पेरिशेबल स्किल है, अभी आप इस पे महारत हासिल भी कर लोगे, एग्ज़ाम आपका अप्रैल में, तब तक ये आप भूल भी जाओगे। तो ऐसे जो चैप्टर इसमें बहुत लेफ्ट राइट करने का मुझे फ़ायदा कम दिखता है। तो डन विथ मैथ्स, डन विथ रीजनिंग। तीसरी हम बात करें इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश में पहले तो आप ये समझो, बहुत सारे टॉपिक, मैं तो इंग्लिश ग्रामर और ये तो सब कुछ देखे बिना गई थी, पर वो पूरी बात नहीं कर रही है कि मेरे माँ बाप जो बहुत ही समृद्ध परिवार से हैं, उन्होंने मुझे बेस्ट CBSE ICSE बोर्ड में पढ़ाया था, तो मेरी बचपन से स्पेलिंग ग्रामर और सब बुनियाद ऐसी बेस्ट है कि मुझे इंग्लिश का कुछ करना नहीं पड़ा। पर या तो वो आधी अधूरी बात करते हैं, या उनकी जो भी पूरा इंटरव्यू उसका क्लिप छोटा काट के ये सब दिखाया जाता है। तो ये जो छोटे गांव शहर के बच्चे होते हैं, वो क्या कि अब तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये जो टॉपर का महल है उसको देख के मुझे अपना झोपड़ा तो जलाना बनता है। पहले तो ये दूसरों के वाद लेना बंद करो, खुद की क्या हैसियत है, औकात है, उसका स्वीकार करो और उस हिसाब से पढ़ाई करो। कुछ लोग ये भी गर्मी करते हैं कि देखो, मैं तो इंग्लिश मीडियम कॉलेज में पढ़ के आया ना, तो मुझे तो ये सब इंग्लिश का ग्रामर स्पेलिंग का सब करने की ज़रूरत नहीं है एप्टीट्यूड पेपर में, मैं तो घर से ऐसे ही जाऊँगा। भाई, आप जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो भी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, IT, तो कोई किताबें तो आज कम ही पढ़ते हैं, वो सीनियर्स के जेरोक्स किए नोट पढ़ते हैं, जिसमें पूरा अंग्रेजी नहीं लिखा होता, सिर्फ फ्रेजेस लिखे होते हैं। और आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर भी पढ़ाते हैं, वो आपको क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी बोल के थोड़ी पढ़ा, हिंदी गुजराती बोल के पढ़ाते हैं। तो आपकी कोई ऐसी बुनियाद स्ट्रांग है नहीं
इफ़ यू आर फ्रॉम सम स्मॉल टाउन नॉन इंग्लिश मीडियम, तो अहंकार छोड़ो, विनम्रता से पहले तैयारी करो। अब कुछ लोग एकदम ही उनका इंग्लिश कमज़ोर होगा कि ही गोज़ एंड शी गोज़ या शी गो क्या होता है उसको इतना भी समझ नहीं आ रहा है, वो गलती कर रहा है। और मुझे अभी भी ऐसे लोग मिलते हैं जो दम मारते हैं कि मैं तो आईएएस की थे, बट दे आर स्टिल नॉट हैविंग दिस मच इवन। उनका ईमेल जो मुझे आता है, उनका जो व्हाट्सएप मैसेज मुझे आ जाता है। ऑफ कोर्स ये आईएएस के अंदर उतना उसका नहीं है, पर बाकी ये जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी है, सीडीएस, स्टेट सर्विस, उसमें तो ग्रामर के भी मार्क कई जगह पर गिनते हैं, ऐसे पेपर होते हैं। सो यू हैव टू इम्प्रूव, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताऊं। टी राजा गोपालाचारी जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने महाभारत का अनुवाद किया। ये किताब आप मंगवाओ, आराम से पढ़ो। इसका क्या फ़ायदा है, महाभारत की कहानी आपको ऑलरेडी पता है, तो आपका इंग्लिश कमज़ोर भी है तो भी आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। और ये पढ़ेंगे तो उसमें उसने ऐसा सिंपल लेकिन अच्छा इंग्लिश दिया है कि अपने आप ग्रामर स्पेलिंग के बहुत सारे नियम आपको आत्मसात हो जाते हैं। भले आपको रूल ना पता हो, पर आपको ही गोज़ होता है। भले आपको रूल ना हो पता हो, फिर भी आप वो जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं स्पॉट द एरर, तो आप वो बहुत सारे ऐसे कर पाएंगे। जो भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाती। दिस इज़ वन वे। कुछ लोग कहें ये नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड इजी, ऐसी सब किताब आप देखो, उससे स्पेलिंग वॉकेब इंप्रूव होती है। मैंने भी पढ़ी है, पर महाभारत आप पढ़ो, आपका सच में कमज़ोर है, दैट विल बी मच बेटर। अगर आपके नहीं मुझे महाभारत तो नहीं पढ़ना है, नो प्रॉब्लम, तो फिर आप एनसीईआरटी की कुछ जो अच्छी अच्छी किताबें वो पढ़ें। क्लास 10 का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, क्लास 11 का इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 12 का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्लास 12 में सोशियोलॉजी की 2 किताबें, एक येलो और ब्लू, वो आप पढ़ें। डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंटेड भी खरीद सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। इससे आपको क्या फ़ायदा है, इंग्लिश ग्रामर वोकेबुलरी तो ठीक हो रही है, निबंध, मेंस का जीएस, चाहे वो आईएएस की परीक्षा, स्टेट सर्विस की परीक्षा और इंटरव्यू, सभी जगह अपना एक जो वर्ल्ड व्यू और समाज के बारे में सोच होनी चाहिए, वो थोड़ी क्लियर हो जाती। खासकर जो लोग ये सीबीएसई या आईसीआईसी बोर्ड में नहीं पढ़े, तो ये सब गुजराती, हिंदी स्टेट बोर्ड के अंदर इतना सब बेहतरीन किताबें बनती नहीं कि अपनी ये सब अंडरस्टैंडिंग हो। तो उस रेस में आगे बढ़ना है तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी हेल्प्स। अगेन टॉपर्स कहेंगे मैंने ये नहीं पढ़ा था, भाई टॉपर्स का वाद लेके अपना झोपड़ा मत जलाओ, आप अपनी सच्चाई का पहले स्वीकार करो कि मैं कहाँ और मुझे क्या करना है। नेक्स्ट इज ग्रामर रूल्स फॉर दिस एमसीक्यू, इंग्लिश ग्रामर जहाँ चेक होता है ऐसी परीक्षाओं में। ये रैन एंड मार्टिन वगैरह किताब वो अन्य से कंट्राइव्ड है, जटिल बनाई गई है। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ग्रामर के कुछ ही नियम समझने होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी और ऐसी और भी किताबें मुझे ये ठीक लगती है, आप इसको प्रोसेस करें। और इसके बाद ये एसपी बख्शी ख़त्म करने के बाद जो भी पीवाईक्यू होते हैं, आप जो सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट सर्विस, उसके टॉपिक वाइज पीवाईक्यू में ऐसा क्या क्या पूछा था प्रीलिम्स या मेन स्टेज में, उसको आप सॉल्व करें। तो कॉलेज किड्स जो करियर के बारे में अनडिसाइडेड हैं, स्टिल मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तो करना ही है हर जगह, तो ये इतनी प्रोसेस आप करें 21 दिनों में जितना हो सके, 1 या 2 सब्जेक्ट शायद हो पाए, दैट इज़ ऑल बेस्ट। अब हम बात करें कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने तय किया हमको सरकारी नौकरी की परीक्षा देनी है। तो अब हम इस तरफ एप्टीट्यूड हैवी वाला का मैंने मेन बता दिया। अब जीएस हैवी, आईएएस, स्टेट सर्विस, सीएपीएफ वगैरह परीक्षाओं की बात करें, मतलब जहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब पे कमांड होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, रिलेटिव्स और पेरेंट्स उनकी क्या एक, पहले कहेंगे देखो शादी कर लो, शादी करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका पति पत्नी का झगड़ा हो तो यही लोग मज़े लेते हैं, देखो इनसे तो शादी भी नहीं संभल रही। सेम थिंग इज़ देयर विद द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये आपके रिलेटिव्स और पेरेंट्स क्या बोलेंगे, हाँ हाँ बेटा जा जा फॉर्म भर दे, तजुर्बा हो जाएगा। और जैसे आप फेल होते तो यही लोग ताने मारते हैं कि भाई ये तो कुछ पढ़ के नहीं जाता और इसका तो कुछ होना नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक दिस मैरिज एडवाइस, दिस इज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एडवाइस उनकी। इसलिए उनके चढ़ाई पे, चने के झाड़ में चढ़ने से पहले कम से कम 5 सब्जेक्ट ख़त्म करो, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मैथ्स, रीजनिंग। क्योंकि उसके बाद आप कोई भी ए साइड की कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, मान लीजिए कट ऑफ है 90 मार्क्स, एटलीस्ट आप मेहनत करके 50, 60, 70 कुछ ला सकते हो। तो होगा क्या कि जलील होने से बच जाओगे, कि तब आपके पास आर्ग्यूमेंट बचता है। देखिए ज़्यादातर केस में होना कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल ही होना है, वो तजुर्बा ही होना है आपका। क्योंकि आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, रियलिटी क्या है, आप घर बैठे तैयारी करते हैं, आपको पता नहीं देश दुनिया में बाकी लोग कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाला। तो आपने दिन में 4 घंटे पढ़ा, आपको लगा है मैं बादशाह हूँ, बाकी सब 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो यू आर आउट।
सेकंडली कई बार आप ये सब यूट्यूब में चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों के चक्कर में आके गलत किताबें या गलत दिशा में आप तैयारी करते हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता। तीसरी बार आपने मैक्सिमम मेहनत की पर दूसरे लोग आपसे आगे हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट समझो फेल होना है, तजुर्बा होना है, बराबर। लेकिन आप कट ऑफ मार्क के करीब होके फेल हो, और ये कट ऑफ है 90 मार्क्स, आप फेल होते हैं 70 पे, तो ठीक है, आपका हौसला बना रहता है कि भाई बीसी तो मार्क बचे थे ना, और आईएएस की प्रीलिम में एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, मतलब मुझे 10 मार्क का एक्स्ट्रा करना है, आई विल पुट एफर्ट नेक्स्ट ईयर। और सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपके पेरेंट्स का भी सपोर्ट बना रहता है, रिलेटिव्स भी होशियारी मारे आप बोल सकते हैं भाई कि कम मार्क के लिए हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं और मेहनत करने वाला हूँ। अदरवाइज आपका भी हौसला जाता है और पेरेंट्स और रिलेटिव्स तंज मारना चालू करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ये लोग चने के झाड़ पे चढ़ाए, पर पहले कम से कम आपके ये 5 सब्जेक्ट हुए कि नहीं, तो फॉर्म भरने की सेंस बनती है, वरना फॉर्म भरने की भी मेरे हिसाब से तो सेंस नहीं बनती। तो आप समझ, 1 महीने बाद परीक्षा है, आप फॉर्म भरें होशियारी मारने के चक्कर में, होना कुछ है नहीं। आप ये 500-700 रुपए की कुछ किताबें खरीदेंगे, ऊपर-ऊपर से देखेंगे, एक आध कोई क्रैश कोर्स करके उसका 1000-1500 दे देंगे, विदाउट एनी सिलेक्शन। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर क्या होता है, आप हवा में रहते हैं कि मैंने तो वो सब पढ़ लिया ना, देख लिया, अभी वापस एग्जाम में 15 दिन पहले मैं देखता हूँ, तो सेकंड अटेम्प्ट भी फेल होना है, तीसरे अटेम्प्ट तक आपका हौसला चला जाना है या ट्रेंड बदल जाना है। तो बेटर एक बार कम से कम ये 5 सब्जेक्ट की ठीक-ठाक तैयारी हो, तो फिर आपको सब फॉर्म भरना चालू करना चाहिए जीएस हेवी एग्जाम का। अब इसके लिए क्या किया जाए, अगेन मैं आपको बुक लिस्ट वगैरह बताऊँ, चैप्टर लिस्ट। देखिए, ये जो 5 सब्जेक्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, अपने पास 21 दिन है। सारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते, 1, 1.5 या 2 सब्जेक्ट का फाउंडेशन हो सकता है, पूरा भी नहीं, मैं भी फाउंडेशन बोल रहा हूँ। रैंडम यूट्यूब मैराथन देखने मत बैठो, वो किसके लिए होते हैं, जो ऑलरेडी पढ़ के बैठा है, अब उसको रिवीजन करना है, तो थोड़ा वीडियो सुनेगा, पॉज करके किताब देख, वो अलग दुनिया है। आपको जो अभी पढ़ना है, शांति से, सुकून से, यूट्यूब मोबाइल सब बंद करके पेज बाय पेज पढ़ना है, चीज़ों को याद रखने की कोशिश करनी। अब इसमें शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वाइज। ज्योग्राफी और हिस्ट्री, फाउंडेशन या बुनियाद बनानी, क्लास 11-12 के एनसीईआरटी आप शुरू करो। अब आप समझो, मेरी तो आप सबको सलाह है कि पीडीएफ भी फ्री में डाउनलोड मत करना। इसकी जो किताब अमेज़ॉन वगैरह से मिलती है, 100-200 रुपये का सब सेट आता है, वो प्रिंटेड किताब आप पढ़िए। इसका मैं कारण आपको बताऊं, ये एनसीईआरटी की हिस्ट्री और ज्योग्राफी 11-12 ऐसे, इसमें से वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम में आते हैं, सीधा लाइन उठा के पूछते हैं, सीधा नक्शा उठा के पूछते हैं। तो आपने पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत क्या है, जब भी हम पीडीएफ देखते हैं तो व्हाट्सएप वाला एटीट्यूड आता है कि थोड़ा स्क्रॉल किया, आगे स्क्रॉल किया, मज़ा नहीं आया, ऊपर ऊपर से देख लिया, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ भी आपने रटा नहीं है। किताब आप खरीद के आराम से पेज बाय पेज पढ़ते हैं, कुछ अंडरलाइन करते हैं, मार्जिन में अपने शब्दों में लिखते हैं, हिंदी गुजराती में, मोबाइल टीवी से दूर रह के, देन इट हेल्प्स। और उसके बाद भी उसको 2-3 बार और आप देखेंगे, तो फिर इस पर अपनी ग्रिप बनती है। इसलिए पैसे जहाँ बचाने चाहिए वहाँ बचाने चाहिए, ये एक जात का इन्वेस्टमेंट है, यू शुड पुट एफर्ट इन इट। फॉर एग्जाम्पल 2024 की आईएएस प्रीलिम में इन्होंने एनसीईआरटी से एक टेम्परेचर मैप का नक्शा, सीधा उसका इंटरप्रिटेशन पूछा कि ये लाइनें जो आप देखें, देखिए इधर समांतर जा रही है, उत्तर ध्रुव में ये कैसा ऐसा ऊपर जा रहा है, तो ऐसा ये क्यों शिफ्ट हो रहा है, इसका कुछ पूछा। अब आपने पीडीएफ में देखा, तो पीडीएफ में ऐसे नक्शों को लोग देखते हुए, मतलब ठीक है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप, तो रियल एग्जाम में उसका कुछ सॉल्व नहीं होना है। सो बेटर यू परचेज द बुक। और ये एनसीईआरटी इतनी महंगी भी नहीं आती भाई, इससे ज़्यादा डोमिनो के पिज़्ज़ा महंगे। ऐसा एक और उदाहरण, यूपीएससी की ईपीएफओ ऑफिसर्स की जो परीक्षा हुई, इसमें पूछा ट्रक फार्मिंग क्या होता है। ट्रक फार्मिंग ऐसा है, वो उसने ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब से सीधा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करके पूछा था। और अपने पास, मुझे पूरा 5 घंटे का वीडियो नहीं बनाना, वरना मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दूं कि कैसे हिस्ट्री से लेकर हर एक सब्जेक्ट में उठाते हैं प्रश्न। अब ये जो 11-12 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, अगेन इसमें ऐसा भी नहीं कि सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा काम के, कुछ कम काम के। तो इसके बारे में सुदर्शन सर ने एक पूरा सीरीज वीडियो बनाए थे और बताया था कौन से चैप्टर क्या काम के। उसी तरह इकोनॉमी और हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में कौन से चैप्टर कितने काम के, एक पूरी प्लेलिस्ट है अनस्टॉपेबल पे, नीचे लिंक दिया होगा, वरना ये आप टाइप करना bit.ly NCERT-CA-प्रायोरिटी, और ये आप दें 10-10 5-5 मिनट की वीडियो, उससे पता चल जाएगा कि ये जो किताब है इसको मैं कैसे प्रोसेस करूँ, विच चैप्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट, जिसको मुझे पहले पढ़ लेना चाहिए। अगेन टॉपर्स कुछ कहेंगे मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी नहीं थी, पर वो खुल के नहीं बोला ना भाई कि मैं तो बेस्ट आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आई थी, मेरी फाउंडेशन इतनी जोरदार है कि मुझे वो सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनको देख के आप अपने झोपड़ा मत जलाओ, वो अलग दुनिया है, आप अलग दुनिया है, ये पहले एक स्वीकार करो भाई, वाद लेने मत बैठो। सेकंडली,
यूट्यूब पे आप जानते हैं कि बहुत सारे चैनल, बहुत सारे वीडियोस बनते रहते हैं। अपने पास 21 दिन का है, 21 साल का टाइम नहीं है, तो जो चीज़ पढ़ के समझ आ जाती है तो फिर उसका वीडियो देखने मत बैठो। हर छोटी चीज़ का मैं तो ये एनसीईआरटी का भी अभी वीडियो देखने बैठूँ तो इट इज़ नॉट एफिशिएंट। सिवाय कि आप इतने कमज़ोर हैं कि उतना भी आपको नहीं समझ आता पढ़ के, तो देखना चाहिए। वरना वीडियो देखने के चक्कर में समझो 40 मिनट का वीडियो देखो, उससे अच्छा 20 मिनट पढ़ाई करके ख़त्म करो किताब से। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये तो सिर्फ फाउंडेशन है, इसके आगे और भी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन जो अभी कॉलेज में और तो कम से कम ये तो पहले ख़त्म करो, दैट विल हेल्प यू। फिर आता है पॉलिटी लक्ष्मीकांत, वो किताब भी आप आराम से पढ़िए। फिर आती है इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी में जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेकार है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल टॉपिक है जीडीपी, इधर में जूम नहीं करा, इतना सब पैराग्राफ में कहानी लिखी है, कोई दिमाग में उतरे नहीं। उससे ज़्यादा बेहतरीन मुझे लगती है महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक्स, शायद अमेजोन पे नहीं मिले, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से, 11-12 की। वो भी सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले चैप्टर जो मैंने इधर लिखे हैं वीडियो पॉज करके देखना, उधर आप खुद से पढ़ो, इतना बेहतरीन ग्राफिक्स वगैरह से समझाए, यू कैन प्रोसेस इट। तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र दोनों में से कोई एक, सबको नहीं। मैंने ये चैप्टर लिखे हैं महाराष्ट्र बुक से लिखे हैं, जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, उसका फ़ायदा उठाइए। आपके उसके बाद बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बहुत सारे करंट अफेयर्स आते हैं, वो तो मैं फ्री में पढ़ाते रहता हूँ हर साल। उसका नाम होता है विन सीरीज़। तो अभी नेक्स्ट आएगी विन 25 सीरीज़ अगले साल फरवरी, वो देख लेना, दैट विल हेल्प यू। ऑफकोर्स इसके बियॉन्ड और भी चीज़ें पढ़नी होती है, तो उसके लिए प्रीलिम्स में मेरा कोर्स चलता है, मेंस में मेरा इकोनॉमी का कोर्स चलता है। कोरोना के बाद 12वीं बार मेरा अभी चला है, 15 अगस्त से चालू हुआ था, दैट इज़ पीसीबी 12। मेंस का मैंने शिफ्ट कर दिया, अलग स्प्लिट किया था, वो 5वीं बार चल रहा है, दैट इज़ फ्रॉम 3 अक्टूबर। और ये अनअकैडमी का मॉडल ऐसा है कि लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हैं और बाद में मिस हो गए तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। और ना सिर्फ इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सी सेट, सब कुछ अनलॉक होता है प्रीलिम्स और मेंस के लिए एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 23,999। ये दिवाली का स्पेशल ऑफर है, यूजुअली भाव कुछ 24,999 चल रहा था, और इसमें भी कुछ फिर एक्सटेंशन ऑफर है, आप लॉन्ग ड्यूरेशन ले, अप टू 9 मंथ्स और आपके एक्सटेंड होते हैं। मेंस आंसर राइटिंग विथ इवेल्युएशन भी शामिल है, सी सेट भी शामिल है, पावर पॉइंट मटीरियल सब डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद ये क्या दिवाली के वो उसके बाद भाव बढ़ाने वाले हैं, तो आप तो ज्वाइन करें। जो लोग कहे अभी हमें 2025 नहीं, हमें तो 26 की टारगेट करनी है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन बैचेस भी चलते हैं, उनकी थोड़ी प्राइस ज़्यादा होगी। और 2027 टारगेट करें उनके लिए भी आगाज़ बैच, वो भी आप जुड़ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप? दिवाली वैकेशन, टारगेटिंग गवर्नमेंट एग्जाम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, 4 बुनियादी विषय पे अपनी पकड़ बनाई जाए। 21 दिन में 4 भी नहीं होंगे, पर समझो 1 या 2 हम ख़त्म कर पाएँ, दैट इज़ वेल एंड गुड। बियॉन्ड दिस ऑल्सो टाइम बच जाए आपके पास, तो फिर आप क्लास 10, 11, 12 की ये जो मैंने किताबें यहाँ लिखी है, इसको भी आप पढ़िए। इससे आपका निबंध, मेंस, जीएस और इंटरव्यू में आपको काफ़ी उपयोगी है, और इंग्लिश ग्रामर, वोकेबुलरी भी शुद्ध करने में मदद करता है। हिंदी में देना है तो आप हिंदी वाले भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम बचे, ये किताबें भी आप पढ़ना। ऐसा लगे सीधा सीधा इसका कोई एमसीक्यू नहीं पूछेंगे, आई अग्री भाई, पर ये निबंध, मेंस वगैरह में आपकी एक वर्ल्ड व्यू को डेवलप करता है। हम ज़्यादातर पढ़ रहे हैं कोचिंग वालों का डाइजेस्टेड मटेरियल, वो हमें एक संकीर्ण मानसिकता बना रहा है, जो बड़ा व्यापक चीज़ होना चाहिए, खासकर निबंध लिखने के लिए, एथिक्स लिखने के लिए, इंटरव्यू के लिए, वो उसमें से बनता नहीं। ये लेफ्ट राइट खुद से करनी है। उसके बियॉन्ड भी टाइम बच जाए तो फ्री में आप डाउनलोड करो इंडिया ईयरबुक की समरी। देखिए इंडिया ईयरबुक क्या है, सरकारी किताब होती है, उसमें सब सरकार के कौन से मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स, योजनाओं के बारे में होता है, उसकी फ्री समरी अनअकैडमी ने बनाई, उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, वो सब फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं unacademy.com/content/upsc/ डाउनलोड में जाके। ये तो एकदम जो शुरुआती उनको जो बेसिक तैयारी करनी है 21 दिन में क्या किया जाए, उसकी मैंने बात की। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव मुझे प्रीलिम्स और मेन सब कहानी बतानी हो आपको, इंक्लूडिंग कि एक क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट कौन सी तारीख और महीने में निकालना है, तो वो खुद में 2 घंटे का मुद्दा बनता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चुने, नोट्स कैसे बनाए, करंट अफेयर्स का क्या करना है। फ्री मैंने एक वीडियो बनाया उसका unacademy.com/monal.org, उसमें फ्री क्लासेस लेटेस्ट, और उसमें देखना शायद तीसरे नंबर का होगा। तो कॉलेज स्टूडेंट विद करियर अनडिसाइडेड, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह खत्म करो। कॉलेज स्टूडेंट टारगेटिंग गवर्नमेंट जॉब्स, तो पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी खत्म करो। अब बात करें यूपीएससी रिपीटर्स की। रिपीटर्स मतलब कि जिसने पिछला अटेम्प्ट दिया था, सिलेक्ट नहीं हो पाया। इन सब रिपीटर्स को मैं, दिवाली है तो मीठा मीठा बोलना चाहिए, पर मैं कड़वी बात बोलना चाहता हूँ, जो कोई बोल नहीं रहा है,
कि भाई सबसे पहले तो यू क्लाइम डाउन फ्रॉम योर हाई हॉर्स, हवाई घोड़े से पहले तो नीचे उतरो। जैसे कि ये यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट का मैं डेटा बोल रहा हूँ। थर्ड अटेम्प्ट वाले जो कि सीनियर हैं, खुद को रिपीटर समझते हैं, और रिपीटर भी नहीं, वो तो खुद को सीनियर समझते, मतलब हम हैं, 67,000 लोगों ने प्रीलिम परीक्षा दी। उसमें से मेंस कितनों ने दी? 1800 ने। मतलब क्या 65,000 लोग तो फेल हो गए प्रीलिम्स के अंदर। तो तीसरा अटेम्प्ट है, उसका तो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ये ट्रेंड के हिसाब से अपडेट नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा तो नहीं पास होगा। तो पहले तो आप मतलब ये जो है, टॉयलेट को वॉशरूम कहेंगे तो दुर्गंध चली नहीं जाएगी। फेल्ड व्यक्ति ये कहे मैं रिपीटर हूँ, ये असल में रिपीटर शब्द यूपीएससी कोचिंग के धंधे में था ही नहीं। ये तो सब जो भी आईआईटी के अंदर होगा उनकी कोचिंग सिस्टम में, या जो भी एमबीए के अंदर होगा, तो उसमें से निकल के आया है। ये फैंसी चीज़ों से आप समझो, उससे कुछ है नहीं। यू हैव टू एक्सेप्ट कि मैं फेल हुआ और मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं रिपीटर हूँ ये कहने से पास होने का लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक आप ज़्यादा पढ़ाई करो। पहले तो आप ये स्वीकार करो कि हाँ मुझे और पढ़ाई करनी है। ये बात हुई। दूसरा, कुछ लोग ये क्या सोचते हैं, रिपीटर्स में देखता हूँ वो हवे में ऐसा उड़ते हैं कि देखो कट ऑफ तो 90 मार्क्स होगा ना, मेरा तो 80 तो हो रहा है, तो मैं तो अब कर लूँगा बाकी का 10 मार्क, मतलब 5 सवाल ज़्यादा करें वो तो मैं पढ़ लूँगा। गलत। उसका कारण ये कि जब प्रीलिम परीक्षा खत्म होती है, कोचिंग वाले एक दिन के भीतर आंसर की रिलीज करते हैं। यूपीएससी वाले 1 साल के बाद आंसर की और कट ऑफ बताते हैं। और पिछले कुछ साल से ऐसा हो रहा है, खासकर पॉलिटी के अंदर, साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनका कोचिंग वालों का और यूपीएससी वालों का आंसर ही मैच नहीं होता। क्योंकि साइंस में वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो अलग अलग वेबसाइट या बुक से रिफर करो, अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलती है। तो अगर 10 सवाल मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक सवाल के 2 मार्क है, तो 20 सवाल मैच नहीं, 20 मार्क का मैच नहीं हो रहा है। ये भी तो हो सकता है आप बोले आपके 80 मार्क्स है, पर हो सकता है आपके असल में 60 मार्क ही हो, वो तो अगले साल जब ये रिजल्ट अपलोड करें तब पता चले। तो आपके 60 मार्क है और आपके मेरा 90 कट ऑफ था, और पता चले कट ऑफ उस वक्त 95 था, तो यू आर मे बी यू आर मच फार अवे देन यू आर थिंकिंग। तो विनम्रता से तैयारी करिए। तो माई स्कोर इज दिस मच, सो आई मस्ट बी वेरी क्लोज टू कट ऑफ, ये सब की जगह पढ़ाई में जो बदलाव करना है वो लाइए। अब बदलाव क्या लेना है, अगेन हार्डकोर बात मैं बताऊं, तो उसके लिए 3 वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब वो सब कहानी, ये प्लेलिस्ट है bit.ly/UPSC-repeater। यार वो वीडियो आपको नहीं देखना हो तो जिस्ट जो 4 कोर आर्ग्यूमेंट्स मेरे रहे हैं, रिपीटर्स को क्या नया पढ़ना है, क्लास 11-12 की बायोलॉजी पढ़ो। ये कुछ 3 सवाल फ्लोरा फोना और एनिमल और एनवायरनमेंट के ऐसे पूछे गए, उधर से सॉल्व हो सकते हैं। 3 सवाल का मतलब क्या, 6 मार्क हुए। दैट हेल्प्स कट ऑफ से आपको करीब लाने में। ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स PYQ के ट्रेंड के हिसाब से आप अपडेट कीजिए। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस क्वेश्चन और किताबों में क्या दिया और वो कौन से एडवांस थियरी और रिसर्चर का पूछ रहे हैं, वो करके बोर नहीं करना चाहता। आप स्वीकार करो कि जितना आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, जितना आपके नॉर्मल किताबों में दिया, उसके अलावा वो नया नया पूछ रहे हैं। तो आपको गूगल बुक से सर्च करके, चैट जीपीटी को पूछ पूछ के ऐसी नई नई थियरी तैयार करनी पड़े। दैट इज़ रिक्वायर्ड। अब ये आपको खुद से करना पड़े। कोचिंग वाले जो सिंसियर हैं वो टीचर्स करें, वरना सब क्या यूपीएससी टेस्टिंग IQ नहीं, EQ और फैक्ट्स नहीं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट वगैरह, वो आलसी लोग ऐसे सब चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको गोल गोल घुमाते रहेंगे। अब फेल हुए तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला है नहीं। तो स्वर्ग जाना है तो क्या करना है, खुद से मरना पड़ेगा। मरो मतलब तैयारी करो इसके अंदर। तो टॉपिक वाइज पुराने आप पेपर डाउनलोड करिए, और बहुत सारे सब्जेक्ट के तो प्रिंटेड 100-150-200 रुपये की किताबें अमेजोन पे मिलती है, तो टॉपिक वाइज वो खरीद ही लो। ऑप्शनल सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी है। क्योंकि पीडीएफ में अगेन द प्रॉब्लम इज, ऐसे ऊपर ऊपर से स्क्रॉल करते हैं, वो कोई सीरियसली आप लेते नहीं है। उससे डाउनलोड मतलब प्रिंटेड किताब खरीदो, रखो टेबल पे, मुझे ये जवाब आता है, ये वाला नहीं पढ़ाया है, मैं इसके चैट जीपीटी या गूगल बुक्स पे जाके सर्च करूँगा, वगैरह वगैरह। तीसरा काम जो करना है, सीसेट की अब मेहनत को बढ़ाइए, ना सिर्फ इस परीक्षा के लिए, बाकी परीक्षाओं में भी आजकल टफ ही हो रहा है। चौथा टाइम और बचता है तो इंडिया ईयरबुक जो सरकार रिलीज़ करती है उसकी समरी पढ़ो, उसमें से योजना, डिपार्टमेंट वगैरह सवाल जो आजकल थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, वो अनअकैडमी ने बनाई, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट यू कैन डू। इससे अभी बियॉन्ड है वो सब मेंस, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल, ये सब कर सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर्ड आपको हैंड होल्डिंग के साथ तैयारी करनी है। रिपीटर्स के लिए भी अनअकैडमी के बैचेज अवेलेबल हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर प्रीलिम्स की, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, सीसेट वगैरह तैयारी हो सकती। बट द कोर आर्ग्यूमेंट इज दिस, ये 4 चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है।
नाउ वर्किंग प्रोफेशनल और उसके बाद नवंबर से अप्रैल ब्लॉक में जो लोग आईएएस के अलावा वाली एग्जाम स्टेट सर्विस वगैरह टारगेट कर रहे हैं उन दोनों की बात करें। देखिए वर्किंग प्रोफेशनल को मुझे नहीं लगता 21 दिन का वैकेशन है, उनका छोटा ही जो भी 7 दिन 6 दिन, तो इतने में क्या हो सकता है। आप ये कोशिश करो कि जो अपना ऑप्शनल है, और मैं एज्यूम करूँ कि आपने ख़त्म किया है ज़्यादातर, क्योंकि अब दिसंबर के करीब आ रहे हैं, तो एटलीस्ट पेपर 1 और पेपर 2 होता है, तो पेपर 1 या पेपर 2 की ज़्यादातर चैप्टर्स आप ख़त्म कर पाएँ। उसमें नोट्स और पीवाईक्यू के हिसाब से जो अपडेटिंग करना है वो सलाह आपको भी लागू होती है। और अगर आपका ये सब निपट चुका है या आप कहें नहीं अभी तो जीएस से ही चालू किया, तो जीएस के जो कोर सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पहले इसको खत्म करो। करंट अफेयर्स की हाय हाय बंद करो। करंट अफेयर्स की हाय हाय से कुछ होना नहीं है। कट ऑफ के करीब जाने के लिए जो हैवी लिफ्टिंग है, ये कोर सब्जेक्ट आपको पहले ख़त्म करने। उसमें बहुत सारा करंट अफेयर्स अपने आप धीरे धीरे एम्बेड होते रहता है, वो बाद की बात है। ये ऐसा है, वो रशियन सलाड है, उसके चक्कर में सब्जी रोटी दाल चावल आप नहीं खा रहे। दिस कोर सब्जेक्ट यू फिनिश दैट फर्स्ट। वर्किंग प्रोफे अब उनका वेकेशन ही छोटा है, तो क्या ही गहरी बात करें। तो 2 ही ऑप्शनल के नोट्स अपडेट करो पीआईक्यू के हिसाब से, वरना एक कोर सब्जेक्ट जो पकड़े उसमें से 1-2 खत्म करने की कोशिश करो। जो चीज़ 20 मिनट में पढ़ सकते हैं 40 मिनट उसका वीडियो देखने मत बैठो, वरना 7 दिन उसी में खत्म हो जाएंगे। लास्टली इधर नवंबर टू अप्रैल ब्लॉक में ये जो नॉन आईएएस एग्जाम जिनको देनी है, बैंक, स्टेट सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, सीडीएस, स्टाफ सिलेक्शन वगैरह, उनके लिए क्या सलाह है। देखिए सबके फॉर्म मत भरो, पहले तो मेरी आपको ये अब 4-5 एग्जाम के फॉर्म भरोगे तो एक में भी आपका ठीक से स्कोर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हैवी कंपटीशन है। उन एग्जाम के खुद के सीनियर प्लेयर 2-2 3-3 बार से दे रहे हैं। डेडिकेटेड एफर्ट इज रिक्वायर्ड। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम दो एग्जाम को आप टारगेट करें जिनके सब्जेक्ट्स ओवरलैप होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या आप टारगेट करें बैंक, तो साथ एसएससी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह ओवरलैप होगा। या आप अगर स्टेट सर्विस टारगेट करें तो सीएपीएफ पैरेलल ऐसे कुछ एग्जाम दे सकते हैं, या सीडीएस भी, जहाँ पर ये जीएस ओवरलैप होगा। या आप इंजीनियरिंग सर्विस देख रहे हैं तो उसके साथ वो गेट के स्कोर के दम पे ओएनजीसी वगैरह में जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह बहुत सारी सरकारी कंपनियों में जो होती हैं, वो वाला पट्टा देख सकते हैं। तो देन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम एंड गेट का स्कोर, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं। सबकी खिचड़ी मत करो, वरना हर एक में कंपटीशन ऐसा है कि एक में भी आप कट ऑफ के करीब जा नहीं पाओगे। दिल बहलाने के लिए फॉर्म मत भरो। तो दैट इज़ माय एडवाइस। अब इन सभी परीक्षाओं में क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड बुक से आप सिलेबस खत्म करें, उसके बाद एक एक्सेल फाइल बनाओ, लास्ट 3 ईयर्स के अंदर, 5 ईयर्स के अंदर क्या पूछा गया है, ये प्रश्न सब्जेक्ट मेरी बुक में है कि नहीं, थियरी, करंट अफेयर्स, इजी, मीडियम, टफ, कॉलम्स बना के शॉर्ट मारते रहो, और उस हिसाब से नोट्स अपडेट करो। बस बाद में वो नोट्स का और बुक्स का रिवीजन करो, मॉक टेस्ट देते रहो, ख़त्म। इससे ज़्यादा और उसमें सीक्रेट कोई टिप्स हो नहीं सकते। यही सक्सेस का मूल मंत्र है। बाकी चक्का घुमाओ और दिवाली का इनाम जीतो। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, उसमें एक बटन है स्पिन द व्हील। व्हील आप स्पिन करेंगे, नसीब के हिसाब से एक्सबॉक्स, आईफोन, मैकबुक, ये सब टी शर्ट वगैरह, मर्चेंडाइज, स्मार्ट वॉच, सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट, ये सब आप जीत सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, 2025 टारगेट है, तो अनअकैडमी इज़ लाइक नेटफ्लिक्स की इंग्लिश मीडियम, बायलिंगुअल, हिंदी के सारे बैचेज़, उसके सारे टीचर्स, सब कुछ अनलॉक हो जाता है एक ही सब्सक्रिप्शन में। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अलग अलग कोर्सेज देख सकते हैं एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 23,999। ये भी बाद में बढ़ने वाला है, तो अभी फ़ायदा उठा लीजिए। प्रीलिम्स में से एवरीथिंग इंक्लूडेड। डिस्काउंट कोड इज़ monal.org। बाकी आप सबको मैं शुभ दीपावली, और आप सब मेहनत भी, उत्सव भी मनाइए, पढ़ाई भी करते रहिए। आपका ये त्यौहार शुभ हो, आने वाला वर्ष शुभ हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स क्रैक इट।